मेरे मेहरबान दोस्तों, एक बार फिर मैं अन्नू कपूर आप सभी साहिबान का खैर मकदम करता हूं और इजाज़त चाहता हूं आज की महफिल को शुरू करने की। इस महफिल का नाम सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। गुजरे ज़माने की यादें हैं, यादों से जुड़े गीत हैं। आज कौन कौन से किस्से हैं, इन किस्सों की एक झलक आज मैं बताऊंगा। दो स्ट्रगलिंग बंदे बॉम्बे आए हुए किस्मत को आजमाने के लिए कि कुछ बन जाएं। एक सोचकर आया था कि मैं हीरो बनूंगा, एक ने सपने देखे थे कि बनूं कुछ भी लेकिन पैसा कमाऊंगा, और ये दोनों मिले और बन गए राइटर्स। शम्मी कपूर ने ऐसा क्या कर डाला कि जिस नासिर हुसैन ने शम्मी कपूर को रिजेक्ट कर दिया था, अब उसी नासिर हुसैन ने शम्मी कपूर को बना दिया तुम सा नहीं देखा का हीरो। प्रेम चोपड़ा एक सीन में अमिताभ बच्चन को मार रहे थे कोड़े, समझे आप? लेकिन अमिताभ बच्चन से ज्यादा प्रेम चोपड़ा को डर लग रहा था। क्यों? एक फिल्म के रिलीज होने के बाद शशि कपूर को हाथ धोना पड़ा दूसरी फिल्म से और लौटाना पड़ गया एडवांस। सहगल भक्त लता मंगेशकर सहगल का गाना सुनने के लिए एक रेडियो खरीद कर लाई। रेडियो पर ऐसा क्या सुन लिया कि उसी वक्त उस रेडियो को घर से उठाकर बाहर फेंक दिया। वो सब आज के ही एपिसोड में रोचक होगा। पूरी कोशिश करूंगा आपका मन बहल जाए, आपका मनोरंजन कर सकूं। तो इसी भावना के साथ शुरू करता हूं आज की महफिल। शोले ऑल टाइम ग्रेट फिल्म है। शोले के गाने तो आपको पता होंगे, जरा गुनगुना दीजिए। सबको पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता शोले के गाने पर। हाँ किशोर भाई, कौन सा? महबूबा महबूबा महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, मैं और तू, और ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। ठीक है। और वो कौन सा गाना था? कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हंसे, या होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते, या फिर एक और गाना, हाँ, जब तक है जाने मैं नाचूंगी। आपने शोले फिल्म के तकरीबन सारे गाने गा दिए हैं, लेकिन इन 5 गानों के अलावा शोले में एक गाना और रिकॉर्ड हुआ था। चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो तो चांदनी का मजा नहीं आता, चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो। इस गीत को गाया किशोर कुमार ने, मन्ना दा ने, भूपेंद्र जी ने और आनंद बख्शी जी ने, जिन्होंने इस गीत को लिखा भी है। फिल्म में म्यूजिक था R.D. बर्मन का। यह कव्वाली रिकॉर्ड की गई थी। इंटरनेट की कुछ वेबसाइट में इस तरह की बातें लिखी हैं कि इस गाने की सिचुएशन तब बनती है जब गब्बर जेल से भाग जाता है, पुलिस उसको चेज कर रही है, तब वो पुलिस से बचते हुए गांव में चला जाता है जहां ये कव्वाली चल रही है। मगर मैं आज आपको बताऊंगा कि सच में ये गीत किस सिचुएशन के लिए बना था। खुद रमेश सिप्पी ने, जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने इस गीत को जिस सिचुएशन के लिए प्लान किया था, वो सिचुएशन थी कि जब जय और वीरू, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जेल में बंद हैं, तब उन्हें बाकी कैदियों के साथ इस कव्वाली को गाना था। ये सिचुएशन बताई गई थी। लेकिन गाना रिकॉर्ड किया गया और जब कहानी के फ्लो के ऊपर जब बैठे, कहानी के स्क्रीन प्ले के ऊपर बैठे कि कहां से कहां तक फ्लो जाएगा, तब सर्वसम्मति से यह डिसाइड किया गया कि इस गाने को रखने की कोई जगह बनी नहीं रही है। फिल्म रिलीज हुई, फिल्म हो गई सुपर हिट फिल्म, कल्ट फिल्म बन गई। तब पहली बार ऐसा हुआ कि
इस फिल्म का रिस्पॉन्स देखने के बाद, इस फिल्म की कमर्शियल सक्सेस देखने के बाद, उसको और कैश कराने के लिए शोले के डायलॉग के गानों के साथ एलपी डिस्क कट की गई। राइट, बिल्कुल सही। लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड के रूप में पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ था कि रिकॉर्ड निकाले गए जिसमें फिल्म के डायलॉग थे। कितने आदमी थे वो, सारे के सारे अमजद खान के डायलॉग, और उसमें गाने थे। उस एलपी डिस्क में, उस एलपी रिकॉर्ड में 5 गाने नहीं बल्कि 6वां गाना भी शोले का था। कहानी उन 2 कलाकारों की जो अलग अलग काम किया करते थे, और एक फिल्म के दौरान उनकी हुई मुलाकात, आगे चलकर हो गई दोस्ती, और दोनों प्रोफेशनली काम भी करने लगे। ये जोड़ी थी सलीम जावेद की। कैसे आई ये एक साथ और कैसे बनी इनकी जोड़ी, जरा गौर करिएगा। जावेद अख्तर से पहले सलीम खान इंडस्ट्री में आ चुके थे, फिल्मों में किस्मत आजमाने एज एन एक्टर। एक शादी के दौरान उनकी खूबसूरती को देखकर डायरेक्टर के अमरनाथ ने उन्हें कहा कि भाई बम्बई आ जाओ, और सलीम खान के बम्बई आने पर सलीम खान को 400 रुपये प्रति माह पर एज एन एक्टर साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कुछ फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की, लेकिन बात जमी नहीं, बात बनी नहीं, तो सलीम खान ने लेखक बनने का फैसला कर डाला। बतौर एक्टर उनकी फिल्म सरहदी लुटेरा को डायरेक्ट किया था SM सागर साहब ने, और जब इस फिल्म की कहानी के लिए उन्हें डायलॉग राइटर नहीं मिल रहा था, तब ये जिम्मेदारी सौंप दी गई उसी फिल्म के क्लैप बॉय जावेद अख्तर। जावेद अख्तर मशहूर शायर जानिसार अख्तर के बेटे थे और स्ट्रगल कर रहे थे बंबई में। जावेद अख्तर बंबई आए तो थे गुरदत साहब से मिलने, मगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि बंबई आने के 5 दिन बाद ही गुरदत साहब ने खुदकुशी कर ली थी। जावेद बंबई में रुक गए और इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश करने लगे, काम की तलाश में जुट गए। जैसा कि मैंने बताया, सागर साहब के क्लैप बॉय के रूप में काम करते समय उन्हें उस फिल्म के संवाद लिखने का मौका मिला, जिसमें बतौर एक्टर काम कर रहे थे सलीम खान। फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया, मगर इस फिल्म में एक्टिंग कर रहे सलीम और संवाद लिखने वाले जावेद की एक दूसरे से पहचान हो गई। पहचान बढ़ी, मिलना मिलाना शुरू हो गया। दोनों शाम को मिला करते, फिल्मों पे बात होती, कहानियों पे बात होती। दोनों का ही लक साथ नहीं दे रहा था। एक तरफ सलीम खान की लिखी एक फिल्म 2 भाई, तो दूसरी तरफ जावेद अख्तर की फिल्म यकीन, दोनों ही फ्लॉप हो गई थी। नाकामयाबी से घबराकर दोनों ने एक फैसला कर डाला, साथ काम करने का फैसला, और एक साथ एक कहानी पर काम करना शुरू कर दिया। जल्दी ही उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखकर सागर साहब को दी, अधिकार इसका नाम था, जिसके लिए दोनों को 5-5 हजार रुपए मिले थे, लेकिन क्रेडिट नहीं मिला। इस कहानी से प्रभावित होकर सागर साहब के सहायक सुधीर वाही ने दोनों को सलाह दी कि जाओ तुम सिप्पी फिल्म्स में कोशिश करो, जहां पर एक स्टोरी डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। दोनों को यह बात पसंद आ गई और पहुंच गए जीपी सिप्पी और रमेश सिप्पी के खार वाले नए ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए। दोनों ने जब अपनी कहानी सुनाई और एक कहानी पर अपने सजेशंस दिए, तो सिप्पीज को ये दोनों नौजवान बहुत पसंद आ गए और उन्होंने इन दोनों को 750 रुपये महीने पर अनुबंधित कर लिया। और इस तरह सलीम और जावेद की बन गई जोड़ी, और जोड़ी काम करने लगी, और फिर जो काम किया तो दी हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सुपरहिट कमर्शियल फिल्म्स। सीता और गीता, यादों की बारात, जंजीर, दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन, शान, क्रांति, शक्ति और मिस्टर इंडिया। सलीम जावेद ने इंडस्ट्री के राइटर्स का चलन मोड़ दिया। इन दोनों की वजह से ही राइटर्स को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी, जो क्रेडिट मिलना चाहिए था, जिसको वो डिजर्व करते थे, उस इज्जत के लिए, उस ऑनर के लिए, उस रिगार्ड के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सलीम खान और जावेद अख्तर का। तो बात अब फिल्म
तुमसा नहीं देखा की। इस फिल्म के हीरो थे शम्मी कपूर और ये फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट थी। लेकिन जनाब, इस फिल्म के निर्देशक नासिर हुसैन पहले देवानंद को हीरो लेना चाहते थे। वो इससे पहले उनके साथ पेइंग गेस्ट फिल्म कर चुके थे। मगर जब देव साहब को पता चला कि फिल्म में हीरोइन अमिता को लिया जा रहा है तो उन्होंने शर्त रख दी कि अगर फिल्म की हीरोइन बदल दी जाए तो वो फिल्म कर सकते हैं। लेकिन ये जो हीरोइन थी अमिता जी, ये फिल्मिस्तान के मालिक तोलाराम जालान की काफी करीबी थी। इसलिए अमिता को बदलने की जगह देवानंद को ही बदल दिया गया। समझ रहे हैं आप समझ रहे मेरी बात। जब साहिर लुधियानवी को यह पता चला कि देवानंद अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है तो साहिर लुधियानवी ने भी इस फिल्म के गीत लिखने से मना कर दिया। ऐसे में प्रोड्यूसर एस मुखर्जी ने मेन रोल के लिए शम्मी कपूर का नाम सजेस्ट किया और नासिर साहब से कहा एक बार मिल तो लो। शम्मी कपूर को जब नासिर हुसैन का बुलावा आया तो वो पहुंच गए उनसे मिलने। उस वक्त शम्मी जी की पतली सी मूछें और बड़े बड़े बाल हुआ करते थे। नासिर साहब ने उन्हें देखा और देखकर लगा कि भाई ये लंबे लंबे बाल और पतली सी मूछ वाला इस फिल्म का हीरो तो नहीं हो सकता है। और उन्होंने शम्मी कपूर को रिजेक्ट कर दिया। शम्मी कपूर को समझ में नहीं आया कि ये रिजेक्शन क्यों हुआ है। उन्होंने हिचकिचाते हुए मुखर्जी साहब से कारण पूछा कि भाई बता तो दो कि देखते ही क्यों रिजेक्ट कर दिया। जब मुखर्जी साहब ने कारण बताया कि यार तुम्हारी ये पतली मूछें, तलवार कट और लंबे बाल की वजह से ये फिल्म तुम्हारे हाथ से निकल गई है, शम्मी कपूर को धक्का तो बहुत लगा। मायूस होकर, निराश होकर वहां से चले गए। अगले दिन जब वो वापस आए तो मुखर्जी साहब शम्मी कपूर को देखकर दंग रह गए। दरअसल शम्मी कपूर ने अपनी उस छोटी सी मूंछ को उड़ा दिया था और लंबे से बालों को कटवा दिया था और कुछ ट्रेंडी कपड़े पहनकर एकदम हीरो स्टाइल में आए थे। अब इस नए शम्मी कपूर को जब फिर से नासिर हुसैन ने देखा तो इंस्टेंटली इंप्रेस हो गए। पहले इंस्टेंटली रिजेक्ट कर दिया था, अब इंस्टेंटली इंप्रेस हो गए और उन्हें यानी शम्मी कपूर को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। लेकिन तोलाराम जी को जब यह बात पता चली कि फिल्म में हीरो के लिए इस नए लड़के शम्मी को लिया जा रहा है तो उन्होंने शम्मी कपूर से कहा कि तुम्हें इस फिल्म के लिए 25,000 रुपये मिलेंगे, आप करेंगे या नहीं ये आपको सोचना है, मरता क्या ना करता। सो शम्मी कपूर ने बिना सोचे हाँ कर दी और इस तरह इतनी जद्दोजहद के बाद उन्हें फाइनली ये फिल्म मिल ही गई और ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई उनके करियर में। बात शशि कपूर की। शशि कपूर को भी अपने पेयर्स की तरह, ज़्यादातर लोगों की तरह, करियर के शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष करना पड़ा। ये किस्सा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अर्ली 60s का है। एवीएम स्टूडियो ने शशि कपूर के साथ 2 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया और एडवांस भी दे दिया। एक फिल्म का काम तो शुरू हो गया जिसके डायरेक्टर थे बिमल रॉय, मगर दूसरी फिल्म का काम अभी शुरू नहीं हुआ था। और इत्तेफाक से इसी बीच शशि कपूर की एक फिल्म रिलीज हो गई जिसका नाम था चार दीवारी। चार दीवारी चारों तरफ से पूरी तरह से फ्लॉप हो गई और मार्केट में अलग अलग तरह की बात फैल गई। शशि कपूर का कंपैरिजन फौरन अपने बड़े भाइयों के साथ किया जाने लगा और थोड़ा सा बुरा टाइम आ गया। प्रोड्यूसर कतराने लगे, शशि कपूर को साइन करने से घबराने लगे। इसका यह असर हुआ कि एक दिन एवीएम स्टूडियो ने उनसे कहा कि वो शशि कपूर के साथ अपनी 2 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट में से एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं और उन्हें एडवांस की रकम वापस करनी पड़ेगी। इस मैसेज से शशि कपूर बहुत डिस्टर्ब हो गए और समझ नहीं पा रहे थे कि एडवांस वापस करें या ना करें। यह दुविधा की स्थिति थी। उन्होंने अपने बड़े भाई राज कपूर से बात की तो राज कपूर ने कहा कि मेरे हिसाब से तुम्हें एडवांस वापस कर देना चाहिए। वो लोग बिल्कुल सही हैं। इस इंडस्ट्री में कोई भी हारने वाले घोड़े पे दांव नहीं लगाता है। जब तक तुम अपने आप को विनर
एस्टैब्लिश नहीं कर दो तब तक तुम्हें अपनी नाकामयाबी को स्वीकार करना पड़ेगा। ये तो बस शुरुआत है, आगे तो ऐसे कई मोड़ आएंगे जहां इस तरह की घटनाएं तुम्हारे साथ घटेंगी। इसलिए तुम्हें अभी से सीख लेना चाहिए कि कैसे अपनी नाकामियों से सीखकर उन्हें भुलाना है और कैसे जब सफलता हाथ लगे तो उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और आगे बढ़ता चला जाना है। इसलिए घबराओ मत, और जो एडवांस लिया है AVM से 5,000 रुपये का, वो डिग्निटी के साथ वापस कर दो। उस ज़माने में 5,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, मगर शशि कपूर ने अपने भाई की बात मानते हुए ये एडवांस वापस कर दिया और बड़े भाई की बात को गांठ भी बांध लिया और असफलताओं को भुलाते हुए और सफलताओं पे गुरूर न करते हुए एक दिन बन गए अपने भाई राज कपूर की तरह हिंदी सिनेमा के एक कामयाब स्टार। उस जमाने के जितने बड़े बड़े नाम थे, यू नेम इट, लता मंगेशकर, मुकेश, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, ये सब सहगल भक्त थे। सहगल साहब को अपना आइडल मानते थे। 15 वर्षों के अपने फिल्मी करियर के स्पैन में सहगल साहब ने, कुंदन लाल सहगल ने तकरीबन 25 हिंदी फिल्मों में एक्ट किया और 110 हिंदी के गाने गाकर जमाने में सबको मोहित कर लिया। सब उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते थे। लता जी बचपन से उनके गाने सुनती आई थी। अपने एक इंटरव्यू में कहा है उन्होंने कि घर में अगर परमिशन थी तो सिर्फ सहगल साहब की फिल्म देखने की। पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी सहगल साहब की फिल्में देखने उन्हें ले भी जाते थे, बाकी किसी और की फिल्में देखने की परमिशन नहीं थी। इस वजह से ये जो बालिका लता थी, बच्ची लता, उसका एक सपना था कि एक बार वो सहगल साहब से मिले, उनके दर्शन करे। सामने से कभी देखा नहीं। लता जी बताती हैं कि सहगल साहब के लिए मेरा पागलपन इस बात से समझ सकते हैं कि जब मेरे पिताजी की पहली बरसी हुई तो मैंने अपने पिताजी के गानों के साथ साथ सहगल साहब के गाने भी गाए और उन गानों को गाकर अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। लता जी को काम मिलने लगा, गाने मिलने लगे, कुछ पैसा आने लगा, तो वो अपने पैसे से एक बड़ा रेडियो खरीद कर लाई। ख्वाहिश वही थी कि घर पे बैठकर सहगल साहब के गाने सुनने को मिलेंगे। रेडियो घर के कोने में रखा सजाकर, और उसी रेडियो के सामने एक चटाई बिछाकर लेट गई और रेडियो ऑन कर दिया। जब उन्होंने रेडियो ऑन किया तो सबसे पहली खबर उस रेडियो पर आई, हिंदुस्तान के मशहूर सिंगर, एक्टर, फिल्मी स्टार कुंदन लाल सहगल अब नहीं रहे। ओहो। लता मंगेशकर कहती हैं कि खबर सुनते ही मैं इतनी पागल हो गई, इतनी दुखी हो गई, इतने शोक में डूब गई कि मैंने वो रेडियो अपने घर से निकालकर बाहर रख दिया और बहुत अरसे तक उसे ना देखा ना ही उसे स्विच ऑन किया। वो कहती हैं कि मेरी जिंदगी की जो अधूरी इच्छाएं हैं उनमें से एक इच्छा ये थी, एक सपना था जो कभी सच नहीं हो सका, सहगल साहब से मिलने का। लता मंगेशकर के इस किस्से के साथ ही आज का ये शो समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप हमारे द्वारा सुनाए जा रहे किस्से कहानियों से अपना दिल बहलाते होंगे। कल फिर मुलाकात होगी नई कहानियों के साथ। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज। जय हिंद। वंदे मातरम।